नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम परिचर्चाएं करेंगे। इसके पहले हम कक्षा 7 की जो एक चैप्टर है सरल समीकरण, चैप्टर नंबर 4 है कक्षा 7 में, वो एनसीईआरटी किताब के अंदर है। उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कक्षा 7 में आपने क्या पढ़ा था। नमस्कार बच्चों, आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 8वीं की हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम परिचर्चाएं करेंगे। इसके पहले हम कक्षा 7 की जो एक चैप्टर है सरल समीकरण, चैप्टर नंबर 4 है कक्षा 7 में, वो एनसीईआरटी किताब के अंदर है। उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कक्षा 7 में आपने क्या पढ़ा था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहले सरल समीकरण की, जो कक्षा आप 7वीं में आपने पढ़ी है। सरल समीकरण क्या होता है, आपने कुछ शब्द भी पढ़े होंगे जैसे चार, अचार, व्यंजक, ऐसे अनेक पद आपने पढ़े होंगे कक्षा 7 में। उन्हीं पदों का हम जानकारी प्राप्त करेंगे अभी। सरल समीकरण क्या होती है, एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था। जैसे एग्जाम्पल लिख कर मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x + 2 = 4, एक समीकरण। इस समीकरण को आपने पहले पढ़ चुके हैं, एक सरल समीकरण है। इस समीकरण में क्या क्या आपने पढ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो भाग है, ये जो आप जानते हो बराबर, इसको हम बराबर बोलते हैं, इसको बोलते हैं समता चिन्ह। समता चिन्ह या अपने आम भाषा में इसको कहते हैं बराबर या इक्वल, इंग्लिश में इसको इक्वल बोलते हैं, इक्वल। ठीक है, ये जो भाग कहलाता है वो कहलाता है आपका RHS, राइट हैंड साइड, और ये वाला भाग है ये कहलाता है आपका LHS, मतलब बायां भाग, और आपका है दायां भाग, दायां भाग, बायां दायां। ठीक है, तो ये सरल रेखा समीकरण आपने कक्षा 7 में पढ़ी थी। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक समीकरण मैंने यहाँ लिखी है, x + 2 = 4। इस बराबर चिन्ह को हम समता चिन्ह कह रहे थे। इसके पहले वाले भाग को उसको हम बोल रहे थे LHS, इसको हम बोलते हैं बायां भाग, और इसकी जो दाईं ओर भाग है उसको बोलते हैं RHS, इसका नाम है दायां भाग। और ये पूरा जो समीकरण बन रहा था, ये पूरा जो समीकरण लिखी गई थी, इसको हम सरल समीकरण नाम दिया गया था। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुके हैं कि कोई भी अज्ञात वस्तु होती है जिसको हम ज्ञात करना होता है, उसके लिए इस x या y या z को हम चर पद के रूप में मानते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि समीकरणों का हल कैसे किया जाता है, उसमें चर कौन सा होता है, अचर पद कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इनका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे, और दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग है, कैसे हम सवालों से इनका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक समीकरण लिख दी अभी, x + 2, इसमें क्या क्या है हम फिर पुनः इसको दोहराते हैं। ये जो x लिखा है इसको हम बोलते हैं चर पद, चर पद, चर पद। और बराबर अगर मैं लिख देता हूँ 4, तो अब जरा ध्यान से इसको देखना कि जो x, y और z है इनको हम बोलेंगे चर पद, और इसके अलावा जो भी संख्या है या अंग्रेजी वर्णमाला के A B C D Z ऐसे W तक जो भी वर्णमाला के जो अक्षर लिखे हुए हैं उनको हम बोलेंगे अचर पद। क्या बोलेंगे उनको? अचर पद। जैसे 4 लिखा है तो भी अचर पद, 2 लिखा है तो भी अचर पद, कोई भी संख्या लिखी हुई है जैसे 20, 50, 60 या कोई भी संख्या लिखी हो, सबको हम अचर पद कहेंगे। ये हमारी
एक चर वाली समीकरण है। तो बात समझ में आ गई। जो x वाले हैं, x y z कोई भी उनको हम चर पद बोलेंगे। उसके अलावा जो भी संख्याएं हैं या कोई भी और भी पद है उनको हम अचर पद से नाम से उनको हम जानेंगे। ये एक समीकरण होगी। ये जो x है चर पद है, इससे हम अज्ञात मान जो भी ज्ञात करना होता है मान, वो हम निकालते हैं। ये चीज समझने के बाद हम बढ़ते हैं रैखिक समीकरण क्या होती है। जैसे कि मैंने पद लिखा यहाँ x प्लस 2, तो यहाँ पर x की हम घात देखते हैं। आपने कक्षा 7 में घात और घातांक नियम पढ़े होंगे, उसी के अनुरूप यहाँ पढ़ने हैं। जैसे यहाँ x की घात 1 है, या y की y माइनस 2 लिखा, या z प्लस 7 लिखा। ये जो मैंने पद लिखे हुए हैं, बीजीय पद लिखे हुए हैं, इनको पद कहते हैं। कक्षा 7 आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो एक घात इनकी घात है, इनको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं इनको? रैखिक समीकरण। इनका क्या नाम है? रैखिक समीकरण इनका नाम है। क्यों नाम है रैखिक? रैखिक का मतलब होता है एक ही। समझने के लिए इसको हम कह सकते हैं एक ही मतलब घात एक ही होनी चाहिए। रैखिक मतलब एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर। और आगे बताता हूं, जैसे मैंने एक और लिखा यहाँ x की घात 2 प्लस 2 लिख दिया, y की घात 3 प्लस 5 लिख दिया, या z की घात 3 माइनस 3 लिख दिया। ये रैखिक पद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 हो गई है, यहाँ पे y की घात 3 हो गई है, या z की घात 3 हो गई है। तो ये रैखिक नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि इनकी घात एक नहीं है, ये अलग अलग वाले द्विघातीय हो जाएंगे, है ना। तो 3 घातों तो त्रिघातीय वाले हो जाएंगे, लेकिन ये रैखिक नहीं होंगे। समीकरण के लिए आपको यहाँ पर बराबर कोई भी संख्या आपको लिखनी होगी, तभी वो समीकरण कहलाएगी। नहीं, अगर बराबर नहीं लिखते हैं तो वो केवल बीजीय पद कहलाएंगे, व्यंजक कहलाएंगे, समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो एक और बात मैं समझाना जो चाह रहा हूँ, ये देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² प्लस 2, अगर यही लिखता हूँ तो ये केवल बीजीय व्यंजक है। क्या है? ये केवल व्यंजक। जब तक बराबर में कोई संख्या या कोई ऐसी दायां पक्ष नहीं लिखता हूं, तब तक ये समीकरण निर्माण नहीं होता है। समीकरण निर्माण कब होगा? जब बराबर करके दायां पक्ष लिखा जाएगा, तभी उस समीकरण का निर्माण होगा। अगर ये चीज नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा? केवल बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। रैखिक समीकरण आप समझ चुके हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक में चर का मान, जो घात का मान होगा वो क्या होगा? 1 होगा, है ना। आइए हम रैखिक समीकरणों को हल करना सीखते हैं, कैसे उनका हल किया जाता है। रैखिक समीकरणों का हल। जैसे मैं एक समीकरण ले लेता हूं, 2 पॉइंट जो एक्सरसाइज से 2.1 उसका पहला सवाल है x माइनस 2 बराबर 7। यह हम देख सकते हैं कि x में से 2 घटाया जाता है तो 7 बचता है। ये एक रैखिक समीकरण है। यहाँ पे जो चर पद है x, इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आप इस समीकरण देखने पर 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर बराबर लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? समीकरण। और x का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है? 1 है। तो इसका मतलब ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। और पहले मैंने बताया कि अगर घात 2 होगी तो द्विघात बन जाएगी, घात 3 होगी तो त्रिघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं हम। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे? मान निकालने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ। बराबर के इधर वाला भाग इसको बोलते हैं बायां भाग, जैसे मैंने पहले बताया आपको। और बराबर से इधर वाले भाग को बोलते हैं दायां भाग। ठीक है, तो हम इन दोनों पक्षों का प्रयोग करेंगे और इसका हल निकालेंगे। इस समीकरण में मैं पूरा लिख देता हूँ, x माइनस 2 बराबर 7। हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए, इसके पहले वीडियो में मैंने प्लस माइनस गणित संक्रिया में चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उस पर वीडियो बनाई थी। आप नीचे सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर -2 है और इधर की संख्या प्लस की 7 है, तो हमें केवल x का मान ज्ञात करना है। यहाँ विशेषकर ध्यान देना, मैं जो चीज बता रहा हूँ,
यदि x का मान हम लोग ज्ञात करना है तो यहाँ पे जो अतिरिक्त -2 जो संख्या है, ये अचर पद है, इसको हमें बायां पक्ष की ओर स्थानांतरण या फिर कैसे तो पक्षांतर करना पड़ेगा, तभी हम x का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ये x ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। ये x के साथ जो -2 जुड़ा हुआ था, इसका मैं पक्षांतर मतलब बाएं भाग से दाएं भाग की ओर पक्षांतर कर रहा हूं। तो इसको क्या ले जाऊंगा मैं 7 के बाद, ये बराबर का बराबर हो जाएगा, ये 7 का 7 लिख दूंगा। अब यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि जब बाएं भाग से दाएं भाग या दाएं भाग से बाएं भाग की ओर हम पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह लग जाता है। जैसे यहाँ माइनस है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पर प्लस होता तो उधर जाने पर क्या हो जाता माइनस हो जाता। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को उधर लेके जाते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, +2 में बदल जाएगा। इस 2 का हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। -2 का पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर 7 + 2। अब हम आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब x लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया। अब साथ में हम क्या जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है इसका मतलब जुड़ रहा है, 7 में 2 जोड़ा तो कितना उत्तर आ गया 9। अब अतः हम कह सकते हैं कि इस x का मान, इस समीकरण का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। नहीं हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है, ये काटना पड़ेगा इसको। चलिए हम इसी एक्सरसाइज का 10वां सवाल लेते हैं। सवाल में जो समीकरण दी गई हमको वो समीकरण इस प्रकार है, 14y - 8 = 13। ठीक है, बराबर की इधर वाला हुई बायां भाग, बराबर से इधर वाला दायां भाग। दायां भाग में हमें 13 दिए गए हैं और बायां भाग में 14y - 8 दिए गए। आप यहाँ पर एक बात को समझ रहे होंगे कि y के साथ 14 और जोड़ दिए गए, मतलब साथ में जुड़े हुए हैं, गुणा में जुड़े हुए नहीं कह सकते, इसको गुणा में ही है, मतलब y के साथ ये 14 भी यहाँ पर गुणा में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करना है, सोल्व करना है। वही मैंने बता था कि जिस अज्ञात राशि का या चर पद का हमको मान ज्ञात करना है उसे LHS है, मतलब बायां भाग में रखेंगे, बाकी सभी पदों को हम राइट हैंड साइड मतलब बायां भाग की तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो चलते हैं, करते हैं हम 14y का 14y की तरफ बराबर का बराबर ले लिया, इस -8 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं -8, तो -8 बराबर से इधर मतलब बायां भाग दायां भाग की तरफ जाएगा तो प्लस वाला माइनस वाला किस में बदल जाएगा, प्लस वाले में बदल जाएगा। तो 13 का 13 लिख दिया मैंने, और 8 इधर आने पर -8 इधर आने पर क्या बन गया, प्लस का 8 बन गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। वापिस मैं दोहराता हूँ, समीकरण 14y - 8 = 13 अपने को दिया गया है। हमें इस y के साथ 14 भी गुणा में है, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। -8 अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि y का मान ज्ञात करना है, तो इस पद को उधर की ओर अपने को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो -8 का उधर पक्षांतर करना मतलब दाएं भाग की ओर पक्षांतर करने पर हमें प्लस का 8 प्राप्त होता है। और मैं इधर लिख देता हूं -8 का पक्षांतर करने पर चलिए आगे इसको हल करते हैं। 14y का 14y ऐसे कैसे हम लिख देंगे, बराबर का बराबर, 13 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा 21 लिख दिए। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, चूंकि 14 यहाँ पर गुणा में, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा में। अगर ये प्लस में होते तो किस प्रकार होते, 14 + y इस प्रकार होते। अगर ये बाकी में होते माइनस में होते तो इस प्रकार होते। अगर भाग में होते तो ये 14/y इस प्रकार में होते। आगे आने वाले सवालों में इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति है, ये 14 × y =
21 है तो हमें इस y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, मैं इसको बराबर करके आगे इधर लिख रहा हूँ। y का मान निकालना तो y अपन ऐसे कैसे यहाँ पर छोड़ देते हैं, बराबर में कितना लिखा है 21 लिख दिए। लेकिन यह गुणा पे होने पर 14 यहाँ गुणा पे होने पर सामने बराबर से इधर कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये नीचे होता तो ऊपर गुणा होके कहा जाता 21 के वो गुणा हो जाता, लेकिन अभी y के साथ गुणा में है तो नीचे कहा जाएगा 21 के नीचे भाग में ये 14 चला जाएगा। ठीक है, मैं बात पुनः दोहराता हूँ, y के साथ 14 गुणा में होने पर बराबर के उधर मतलब दाएं भाग में 21 के नीचे भागित में चला जाएगा। अब हम 7 के पारे में दोनों संख्या आती है, 7 के पारे में ये कट जाती है 2 बार और ये कट जाती है 3 बार। इस प्रकार हमें y का मान 3 बटा कितना प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, कितना 2, हाँ 2, y बराबर 3 बटा 2 हमें प्राप्त होता है। आइए हम एक सवाल करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का एक सवाल है। पहला सवाल, किसी संख्या से 1/2 घटाने, मतलब किसी कोई संख्या है जो हमको पता नहीं है, उस संख्या में से 1/2 घटाने और जो परिणाम है, परिणाम जो भी अपने को परिणाम मतलब उत्तर जो प्राप्त हो रहा है को 1/2 से गुणा, क्या कर रहे हैं उसके अंदर गुणा कर रहे हैं। गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या होगी वो अपने को निकालना है, वो संख्या क्या होगी, है ना। आइए निकालते हैं। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माना कि वो संख्या कितनी है, x, माना वह संख्या x है, x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि चर पद है। इस संख्या को हमको ज्ञात करना है, हमें ज्ञात पता नहीं है। तो प्रश्नानुसार किसी संख्या से मतलब किससे, x से कितना घटा रहे हैं, 1/2 घटा रहे हैं। ठीक है, और फिर जो परिणाम मतलब परिणाम हमको ये प्राप्त हुआ, इसको किससे गुणा कर रहे हैं, 1/2 से। तो इसको क्या करूंगा मैं, हॉस्टल में लिख दूंगा और इंटू 1/2 लिख दूंगा। इंटू क्यों लिखूंगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन, गुणा कर रहे हैं। और करने पर हमें 1/4 मतलब उत्तर फिर क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। आइए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हो 1/2 यहाँ है, तो क्रॉस गुणा आपने सातवीं कक्षा में पढ़ा था, तो हम इसी क्रॉस गुणा मतलब इसको कैची गुणा भी बोलते हैं। कैची गुणा से हम क्या करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो ये x माइनस 1/2 में लिख देता हूँ। इस 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 ही आएगा, और इस 2 का गुणा में 1 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस वाली मतलब जो राइट हैंड साइड है मतलब दायां भाग है उसका हल हमने प्राप्त कर लिया है। इस 2 का गुणा इस 1 से किया तो 2 आ गया, इस 1 का गुणा 8 से किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो बीच में क्या था अपना बराबर, बराबर हमने लगा दिया। यहाँ पर ये बराबर भूलना नहीं है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप देखते हैं 2 के बारे में 2 भी आते हैं और 8 भी आते हैं। 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार। तो इसका मतलब हमें नया रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, x माइनस 1/2 बराबर 1/4। ठीक है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, पहले वाले सवाल में फिर बताया मैंने कि अपने को x का मान ज्ञात करना है। तो बाकी जो बचे हुए पद है उनको क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे, x बराबर ये 1/4 अपने पास है ही है, और ये माइनस का है तो इधर आने में किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, किसका पक्षांतर कर रहे अपन, माइनस 1/2 का। किसका पक्षांतर कर रहे हैं, माइनस 1/2 का क्या कर रहे हैं हम, पक्षांतर कर रहे हैं। देखिए इसको आगे हम हल करने का प्रयास करते हैं। x का x बराबर, अब यहाँ पर 2 और 4 है। अब दोनों का लघुत्तम आपको पता ही हो, लघुत्तम कैसे लेना है। अगर नहीं पता है तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए, पहले 4 और पहले 2। पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है और लघुत्तम भाग देते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे छोटी संख्या अपन ले लेते हैं 2। एक तो सभी कॉमन संख्या इसलिए लेते नहीं है, 2 के बड़े से 4 को कितनी बार गए, 2 बार गए, और 2 कितनी बार गए, 1 बार गए। फिर 2 से देते हैं
2 का भाग 2 में दिया तो एक बार और एक छोड़ देंगे क्योंकि एक में 2 का भाग नहीं जाता है। तो इस स्थिति में 2 यहाँ पर 2 कितनी बार प्राप्त हुए, 2 बार प्राप्त हुए। तो 2 का गुणा 2 में किया तो हमें यहाँ पर एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, 4 और 2 का जो एलसीएम अपने लिया वो हमें कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, कक्षा 6 में आपने एलसीएम लेते समय इन सवालों को हल करना सीखा था। 4 का भाग हम 4 में दे रहे हैं, कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है, ऊपर कितना है 1, 1 का गुणा 1 में गया कितना गया, केवल 1 आ गया। बीच में क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लिख दिया। फिर 2 का भाग 4 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 का गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है 1, तो 2 का गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त होता है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे कितने हैं 4। इस प्रकार हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है x बराबर 3/4। ये वही उत्तर है, ये वही संख्या है जिसमें से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 उत्तर प्राप्त होता है। अब इसको क्रॉस में भी चेक कर सकते हैं। क्रॉस में चेक करके देखें, देखिए क्या आपको उत्तर सही है नहीं। अपना उत्तर प्राप्त हुआ है 3/4, इसमें सबको क्या घटाना है, 1/2 घटाना है, और इस संख्या में कितने गुणा करना है, 1/2 का गुणा करना है, और उत्तर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। क्या ये जो भाग है, दाया भाग, बायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर आते हैं या नहीं। तो 2 और 4 का अभी अपन एलसीएम लिया था, कितना आया था, 4 आया था। 4 का भाग 4 में लिया, एक बार गया, 1 का गुणा 3 में किया 3, माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 4 में दिया, 2 बार गया, 2 को गुणा 1 में किया 2, इंटू यहाँ पर कितना अपने को 1/2 बराबर कितना 1/8। 3 में से 2 घटा कितना बचा 1, नीचे कितना 4, इंटू कितना 1/2 बराबर कितना 1/8। अब आप देखो ऊपर वाले गुणा संख्या ऊपर वाली गुणा संख्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी, और नीचे वाली संख्या गुणा नीचे वाली संख्या में हो जाएगी। आपने कक्षा 7 में घात और घातांक वाले नियम में किया है। 1 का गुणा 1 में किया 1, 4 का गुणा 2 में किया 8, और इधर भी कितना है 1/8। ये हमारा सिद्ध होता है कि हमारा जो बायां भाग है वो दायां भाग के बराबर है। अतः ये हमारा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का एक दूसरा सवाल मैंने लिया है जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर t दे रखा है, यहाँ x की जगह t आ गया, आप गौर से देखना। तो यहाँ इस सवाल में इस t को चर पद माना गया है, इस पद को यहाँ पर क्या माना गया है, चर पद माना गया है ना। यहाँ पर x नहीं है, ठीक है, तो ये x की जगह यहाँ पर क्या लिया गया है, t लिया गया है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। जो भी t वाले जो समान पद है उनको एक तरफ, और जो संख्या है उनको एक तरफ हम लेके जाएंगे। तो 5t एक तो यहाँ रहा और 3t यहाँ रहा, तो हम क्या करेंगे, t वालों को साथ में रखेंगे और संख्याओं को एक साथ रखने का प्रयास करेंगे। 5t को हम 5t ऐसे छोड़ देते हैं। इस -3 को, ये -3 है, इस -3 को हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो -3 को उधर पक्षांतर किया तो यहाँ पर क्या बचा, 3t - 5। चूंकि ये माइनस का 3 है तो इधर आने पर क्या बन जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली पक्षांतर करने पर। ये आप समझ लीजिएगा कि मैंने -3 का पक्षांतर किया। उसी प्रकार ये जो ये जो 3t है इसका हम भी क्या करेंगे, इधर दाएं भाग से बाएं भाग की ओर पक्षांतर करते हुए लेके आएंगे। तो 5t ये प्लस का है, यहाँ पे कुछ भी साइन इसका मतलब किसका है, प्लस का है। यहाँ पे हो जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। प्लस का था, बराबर सम इधर लेके आ रहे, किसका बन गया, माइनस का। देखिए ध्यान से, ये माइनस, ये बराबर जो था वो पहले 3t के पहले था, अब 3t के क्या आ गया, बाद में आ गया। इधर क्या बचा, माइनस का 5 और प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर भी पक्षांतर कर दिया। किसका पक्षांतर किया हमने, पक्षांतर करने पर किसका पक्षांतर किया, 3t का पक्षांतर किया। कहां से किया, दाएं भाग से बाएं भाग की ओर। अब 5t है, मतलब वही 5, जैसे कोई मान लीजिए t यहाँ पर चर पद है, हम चर पद मान लीजिए आपके पास 5 पेन है और 5 पेन में से आपको 3 पेन घटाने हैं, तो आप बताओ कितना पेन बचे, क्या उत्तर होगा आपका, कितना होगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपना उत्तर कितना हो जाएगा, वही
2t हो जाएगा। हम ये मानेंगे कि t यहाँ पर क्या है, पेंसिल है, पेन है, कोई भी वस्तु हो सकती है, बराबर। अब मैंने संख्याओं जो चिन्हों का प्रयोग होता है गणित संग्रह में बताया था कि जो भी बड़ी संख्या है उसका ही चिन्ह आपका आएगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, -5। तो 5 में से क्या कर रहे हैं अपन, 3 जोड़ रहे हैं, -5 में 3 जोड़ रहे हैं, तो उत्तर कितना ना, 5 में से अगर नॉर्मली पर्सन इसको समझे तो 5 में से 3 घटाया तो कितना बचा, 2। लेकिन उत्तर किसका आएगा, -5 का आएगा, -5 माइनस का था, उत्तर भी माइनस का। ठीक है, अब t का मान ज्ञात करना है। तो मैंने पहले बताया था 14 y वाला यहाँ उत्तर पहले नोट कर चुके हैं कि ये 2 यहाँ पर क्या गुणा में है, तो t बराबर -2, ये गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, बराबर से इधर भाग में, तो हम 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 1 का भाग 1 में देंगे तो यहाँ पर कितना बचा है, केवल -1 ही बचेगा। ठीक है, तो t का उत्तर हमने यहाँ प्राप्त किया -1। अब एक और सवाल की हम बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज, इसके बीच वाले जो सवाल है वो सब इसी से रिलेटिव है, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया, आप उनको करने का प्रयास करें। हम चलते हैं 2.6 की ओर, इसका एक सवाल है, इसको हम करने का प्रयास करते हैं। 8x - 3 बटा, मतलब भागित में 3x बराबर कितना है, 2। इसको हम करने का प्रयास करते हैं। 8x - 3 बटा 3x बराबर 2। वही यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाए तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही हम क्रॉस गुणा करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्रॉस गुणा करने का प्रयास करते हैं। 1 का गुणा पूरी संख्या में करेंगे, 1 का गुणा 8x में किया तो 8x ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 का गुणा -3 में किया तो भी -3 ही आ जाएगा। या आप समझने का प्रयास करें तो ये पूरी संख्या एक साथ ले लें और 1 गुणा आगे लिख दीजिए, बराबर। उसी प्रकार इस 3x का गुणा किसके साथ किया जाएगा, ऊपर वाली संख्या कौन, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने गुणा पहले करके बताया, लेकिन फिर मैं आपको करके बता रहा हूँ कैसे गुणा किया गया। 1 का गुणा पहले करेंगे 8x में तो 8x हो गया, फिर 1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 आ गया, बराबर। ठीक है, 2 को गुणा किस में करेंगे, 3x में, तो आपको क्या करना, सिंपली 2 को गुणा पहले 3 में करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और साथ में क्या जुड़ा हुआ x। ठीक है, यानी इसको समझे कि आपके पास कोई 3 पेंसिलें हैं, उनको अपन डबल कर रहे हैं, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 को गुणा कर रहे हैं तो डबल हो रही है। ठीक है, तो अपन अब इस x का मान निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो भी समान पद वाले होते हैं उनको एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ, यहाँ पर इस 6x को क्या लाएंगे हम इधर, और इस 3x को -3 को भेजेंगे दाईं तरफ, तो अपनी अगली लिस्ट हो जाएगी 8x, ये इधर आया, चूंकि यहाँ प्लस का है, इधर आने पे क्या बन जाएगा -6x, बराबर। ये माइनस का था तो उधर आने पर किसका बन गया, प्लस का 3, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पक्षांतर करने पर कोई भी जो संख्या है उनके हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। इसका पक्षांतर किया, -6 का पक्षांतर किया इधर, सॉरी +6x का पक्षांतर किया इधर, और -3 का पक्षांतर किया दाएं तरफ। अब देखिए वही मैंने बताया था पहले कि 8x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, बराबर। उत्तर में कितना आ जाएगा इधर 3। ठीक है, अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, वो ये गुणा में है, इधर आसान वाली संख्या कितनी है 3, गुणा में तो कहा जाएगा भाग में। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त होगा 3/2। तो इस समीकरण का हल क्या प्राप्त हुआ, हमें 3/2 प्राप्त हुआ। इन रैखिक समीकरणों के हल करने से आप और भी एग्जाम्पल लेकर उनको कर सकते हो। यदि आपको कोई किसी सवाल में कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में वो सवाल जरूर लिखें, मैं उसका हल आपको बताने का प्रयास जरूर करूंगा। धन्यवाद।